हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एन सीज लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन एनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। एक्चुअली ये वाला सेक्शन में ना जो पुरानी बहुत सारी चीज़ें सेव किए गए थे, यानी सर्टेन इंसिडेंट्स, पुरानी सर्टेन इंसिडेंट्स, इनैक्टमेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़ सेव किया गया था। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। Now the question is, why is this section 2 inserted in this act? Actually ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने के पहले ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ करता था पुराने ज़माने में, तो तब ये बहुत सारे इक्विटीज़ एंड स्टैट्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मेजॉरिटी ऑफ ऑल दोज ओल्ड स्टैट्यूट्स एंड इक्विटीज़ आर नो लॉन्गर इन यूज़। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें रह चुका है, मीन्स रह गया है। इनमें से बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, इनैक्टमेंट्स एंड राइट्स रह गया था जो हरगिज़ रिपील नहीं किया जा सकता था। तो ये सब क्लॉज स्टैट्यूट्स को यहाँ पर सेव किया गया है। सो हम यहाँ पे बेयर एक्ट का लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करके हम समझें। सो इन दिस बेयर एक्ट वी विल गेट ए टर्मिनोलॉजी नथिंग हियर इन कंटेंट। These words refer to the whole act and not to this section only। यानी सिर्फ सेक्शन 2 ही नहीं, यानी सिर्फ सेक्शन 2 के बारे में यहाँ नहीं बोला जा रहा है। सेक्शन 2 में जो कुछ भी बोला गया है उसके ऊपर पूरा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। So coming to the first clause, the provisions of any enactment not hereby expressly repealed. Only those enactments, regulations and provisions thereof are repealed by this act which are expressly mentioned in its schedule to have been wholly or partially repealed therein. Other acts, statutes or regulations which have not been expressly repealed under the schedule still prevails। इसके मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे बेंगल रेगुलेशन एक्ट 1819, ये वाला रिपील नहीं किया गया था आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो इसके अंदर एक एक्ट आता था, यानी इसके अंदर एक पर्टनी टेन्योर्स आता था। ये वाला भी अनएफेक्टेड रह गया ड्यू टू द अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिमिलरली बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड को भी रिपील नहीं किया गया था आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो इस कोड के अंदर एक सिस्टम था कबूलियत एंड राजीनामा। सो ये भी अनएफेक्टेड रह गया ड्यू टू अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सिमिलरली ओथ लॉज एक्ट 1876 एंड पंजाब लॉज एक्ट 1872 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोकल कस्टम्स एंड यूजेजेस को स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है जो अभी तक प्रिवेल किया मीन्स करता है। लेकिन ऑल्दो दे आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो they still prevail. It may be noted that Transfer of Property Act itself has protected certain local customs under sections 36, 98, 106 and 108. Let me just first explain a small thing. जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाता है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी लिविंग टू लिविंग के बीच में ट्रांसफ़र होता है, लिविंग टू लिविंग मीन्स इंटरवीवर्स, तो that transfer comes under Transfer of Property Act 1882. The second case is when we talk about movable property। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और ये ट्रांसफ़र लिविंग टू लिविंग के बीच में भी होता है, लिविंग टू लिविंग यानी इंटरवीवर्स होता है, तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आता है। लेकिन जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में ही बात करते हैं और ये ट्रांसफ़र एक डेड पर्सन से एक लिविंग पर्सन तक होता है, डेड टू लिविंग, तब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 प्ले करता है। सो यहाँ पर विल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है
सो दैट्स इट। सेक्शन 2 में अगर हम बहुत अच्छी तरह से इसको एग्जामाइन करें तो हमें ये समझ में आएगा कि वी कैन डिवाइड सेक्शन 2 इंटू 2 पार्ट्स। तो हम सेक्शन 2 को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिपील एंड द अदर वन इज़ सेव। तो यहाँ रिपील का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने के पहले बहुत सारे ऐसे लॉज थे, सब लॉज थे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आने के बाद रिपील हो गया, यानी रद्द हो गया। सो ये सब कुछ लॉज, सब लॉज या जो कुछ भी रद्द हो गया, रिपील हो गया, वो हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शेड्यूल में अनेक्स्ड है। लेकिन जो सब क्लॉजेस रह गया, यानी जिन सब क्लॉज को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने सेव कर लिया, रिपील नहीं किया, वो सब क्लॉज हमारा इस सेक्शन 2 का क्लॉज ए, बी, सी एंड डी में मौजूद है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज बी, टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लेते हैं कोई टर्म्स है या कोई इंसिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है। इंसिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का कोई नतीजा, यानी कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता हुआ कुछ चीज़, मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट से आया है कुछ चीज़, या और ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ये सब भी सेव किया गया है ओनली व्हेन दे आर परमिसिबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यानी ये सब टर्म्स, इंसिडेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेव किया गया है अंडर ए कंडीशन दैट ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर परमिसिबल है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन एंड रेंट प्रॉफिट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So for those who don't know what is preemption, preemption is the purchase of goods or shares by one person or party before the opportunity is offered to others. So this preemption is a right which appertains to, yani it is related to immovable property. Therefore, this right is saved from the mischief of this act. This right is saved from the mischief of this act. Preemption is recognized as a legal right in India and is also not contrary to the provisions of the Transfer of Property Act. Similarly, partition is a permissible right of every co-owner of a joint property. Clause C. Any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force, or any relief in respect of any such right or liability. सो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू ऑल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस व्हाट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से। सो पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते थे कि जहाँ पर एक्सप्रेसली कोई लॉ नहीं होता था, वहाँ पर जजेस सिचुएशन को सोच समझ कर जजमेंट्स देते थे खुद ही। तो ऐसे में ऐसे भी हो सकता था कि मान लेते हैं किसी आदमी को कोई लायबिलिटी आ जाता था या किसी पे कोर्ट ने कोई रिलीफ दे दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज इट सेज दैट ये सब रिलीफ और लायबिलिटी को आफ्टर द अराइवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वी कैन नॉट चैलेंज इट। सो ये मैं शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया। सो लेट्स कम टू द नोट। The act is not retrospective. Therefore, the rights or liabilities with respect to any property which existed before commencement of the act shall remain unaffected. There is a general rule that unless a contrary intention is expressly indicated, a new enactment is not retrospectively applicable. Clause C of Section 2 lays down this general rule with regard to the provisions of Transfer of Property Act, that this clause provides that the act is prospective and the rights, liabilities and reliefs which were created before the commencement of this act shall not be affected by any contrary provisions of this enactment. यानी वही बात है कि ये एक्ट
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव है. सो द राइट्स, लाइबिलिटीज और एनी रेमेडी देयर अंडर which already vested out of any legal relationship before this act was enforced remain intact even if they are against any provision of this act. सो ये राइट्स, लाइबिलिटीज और रेमेडी अगर अगेंस्ट भी है ऑफ एनी प्रोविज़न ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर भी वो एप्लीकेबल रहेगा. इसका एक केस लॉ है, जातिकर वर्सेस मुकुंद देव, 1912 का एक केस है. इट हैज़ बीन हेल्ड दैट ए टेनेंसी which was non-transferable before 1882 shall not become transferable under section 108J of the TOP Act because this act is not of retrospective operation. Similarly, अगर कोई मॉर्गेज भी किया गया था विदाउट अटेस्टेशन, बिना अटेस्टेशन की मॉर्गेज बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सो वो also that also it had not been invalid for want of attestation under section 59 of this act. However, the rule of prospective operation of a new act is applicable only to substantive rights and liabilities. So हमें ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन 2 का क्लॉज सी में ये तो बोला गया है कि ये सब राइट्स, लाइबिलिटीज़ को सेव कर दिया गया है, लेकिन इसका मोड ऑफ सेविंग यानी इसको कैसे हम सेव करेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रोसीजर उसको बोला नहीं गया है. इट मे बी नोटेड दैट राइट्स, लाइबिलिटीज एंड रिलीफ्स एज सच आर वन थिंग एंड द मेथड ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग देम इज अ डिफरेंट थिंग. But the method or form of procedure to be followed for enforcing such pre-existing rights has not been saved for this clause. लागू होने के पहले जो भी राइट एंड लाइबिलिटीज थे उनको ये क्लॉज सेव किया है, लेकिन उनको कौन सी मेथड में सेव किया गया है वो सेव नहीं किया गया था. सो इन द केस ऑफ द प्रोसीजर दिस एक्ट में बी रेट्रोस्पेक्टिव. और एक चीज़ है, एनी स्टेट्यूट which affects any vested right or creates new liability is presumed not to have retrospective effect. Clause D. Transfer of property only deals with by act of parties, that is between two living persons. So, transfer by operation of law, execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction, all these things are other things and they are not applicable. Nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. Although section 2D makes the Transfer of Property Act 1882 inapplicable to transfer by operation of law, the principle of some sections, for instance section 36, section 44 and section 53 has been applied to such transfer. So here are some examples of section 36, section 44 and section 53. For section 36, we have a case law, Shiva Prasad versus Prayag Kumari, 1934, ILR 61. For section 44, we have a case law, Puddipedi Lakshmi Narasamma versus Gadi Rangnayakama, All India Report 1962. And for section 53 we have two case laws. The first one is Akramunissa Bibi versus Mustafa Unnisa Bibi, and the second case law is Chatromal versus MT Majidan, All India Report 1934. So that's it for section 2 of Transfer of Property Act. I hope you all like it. If you get value in it, then make sure to subscribe and see you in the next video. Peace.